जय हिंद, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों की भारत यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। 2 दिनों में दोनों देशों के बीच में 16 समझौते हुए, 70 पॉइंट का ज्वाइंट डिक्लेरेशन है। एटॉमिक एनर्जी, पावर सेक्टर, जो स्किल्ड हैंड्स हैं उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना और व्यापार कारोबार को बढ़ाने के लिहाज से कई तरह के समझौते। हिंदुस्तान और रूस, इन दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं, उस तरह के रिश्ते आपको दुनिया में शायद नहीं दिखते हैं। ऐसा क्या है कि रूस हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, और ऐसा क्या है कि जब भी रूस और भारत एक मंच पर दिखते हैं तो चीन और अमेरिका दोनों की नींद उड़ जाती है। पुतिन की यात्रा से दोनों देशों को क्या मिला है, इसके साथ साथ हिंदुस्तान और रूस के बीच में अब तक का जो रिश्ता रहा है, उस रिश्ते में इतने मोड़ आए हैं जिन मोड़ों पर उनकी आजमाइश हुई और दोनों देशों ने दुनिया को बताया कि यह दोस्ती कभी टूट नहीं सकती। Следовательно, поддерживаем позиции. मैं समझता हूँ कि विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। Reliable supply of oil, gas, everything that is required for the development of India's energy. क्या है, आज इतिहास से होकर के हम गुजरेंगे और आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे, शायद आप जानते होंगे, शायद नहीं भी, लेकिन आज फैक्ट्स एंड फिगर्स में जिन बातों को लेकर के हम चलेंगे, उसमें सबसे पहले ये कि क्यों रूस से भरोसेमंद कोई और दोस्त नहीं है हिंदुस्तान का, क्या कारण है। दूसरा कि यह जो पुतिन की यात्रा थी, उस यात्रा से पहले आज तक हिंदुस्तान रूस के बीच के जो संबंध हैं, हर मुश्किल वक्त पर रूस उन संबंधों की बिना पर चट्टान की तरह खड़ा मिला है। और तीसरी बात ये आज के शो में कि पुतिन की यात्रा ने भारत रूस के संबंधों को कितनी ऊंचाई दी है। भारत और रूस के संबंधों को समय के 2 सिरों पर खड़ा करता हूं, एक 1971, एक 2025। 1971 में इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव, जो उस समय सोवियत संघ के नेता थे, दोनों के बीच में संधि हुई और यह संधि जो थी वो मैत्री की थी, सहयोग की थी और शांति की थी। किसी भी मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और वह मैत्री लगातार आगे बढ़ती रही, मियाद बढ़ाई जाती रही और समय के साथ साथ जितनी भी आजमाइशें होती रहीं, यह संबंध खरा उतरता रहा, दोस्ती परवान चढ़ती रही और आज 2025 में मोदी और पुतिन दोनों साथ हैं और दोनों ने इस दोस्ती को आसमान दिया है, ऊंचाई दी है। भारत और रूस के संबंधों को दुनिया मिसाल के तौर पर देखती है। अब उस समय 1971 में जो करार हिंदुस्तान और रूस के बीच में हुआ, उसने कई दफ़ा दुनिया जब भारत के खिलाफ खड़ी होती रही, रूस भारत के बचाव में आकर के चट्टान की तरह अड़ा रहता रहा। अब ये क्या रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 1971 को पहले ले चलता हूँ। 1971 के बाद मैं आपको धीरे धीरे 2025 तक लाऊंगा कि पुतिन की जो यह यात्रा रही है, इसने दोनों देशों को क्या दिया है। 1971 में रूस के साथ समझौते के बाद इंदिरा गांधी अमेरिका गईं, वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन से मिलने के लिए। निक्सन से मुलाकात ज़रूरी थी क्योंकि भारत एक बड़े संकट का सामना कर रहा था और वह था शरणार्थी संकट। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में जो आज की तारीख में बांग्लादेश है, कहर बरपा रहा था। वहाँ की सेना महिलाओं का बलात्कार कर रही थी, लोगों की हत्याएं हो रही थी, जुल्म ज़्यादती की इंतहा थी। भाग करके बड़ी तादाद में लोग भारत में शरण ले रहे थे।
पाकिस्तान का बहुत बड़ा हमदर्द अमेरिका था, इसलिए अमेरिका से बातचीत करना इंदिरा गांधी को ज़रूरी और मुनासिब लगा था। लेकिन निक्सन ने इंदिरा गांधी को बातचीत के लिए 45 मिनट तक इंतज़ार करवाया और वहीं से इंदिरा गांधी के तेवर तल्ख हो गए। बातचीत बहुत तनी तनी रही। निक्सन ने शरणार्थी संकट पर कोई बात नहीं की। इंदिरा गांधी बाहर निकली ये सैन्य कार्रवाई करने को। निक्सन ने उल्टा कहा कि पाकिस्तान ने अगर जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, भारत ने कोई कार्रवाई की तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे और भारत को पछताना पड़ेगा। इंदिरा गांधी बाहर निकली और उन्होंने बाद में ब्रेज़नेव से कहा कि क्या रूस हमारी मदद करेगा? हम पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं, शरणार्थी संकट हमारे लिए मुसीबत होता जा रहा है। इसलिए 3 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में भारत की फौज घुस गई और 13 दिनों के बाद 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर गई पाकिस्तान की फौज। लेकिन उस दौरान क्या हुआ? अमेरिका और ब्रिटेन ये दोनों पाकिस्तान के साथ आ गए और दोनों ने अपने युद्धपोत भेजे भारत के खिलाफ। एक हिंद महासागर की तरफ से चला और एक अरब महासागर की तरफ से चला, और दोनों जब युद्धपोत भारत की तरफ चलने लगे तो रूस ने वायदा किया था कि जब कभी भी आप संकट में आएंगे, आपके ऊपर कोई भी सैन्य कार्रवाई होगी तो हम आपके साथ होंगे। और व्लादिवोस्तोक से एक पूरी की पूरी सबमरीन वहाँ से चली और वो दोनों जगहों पर हिंद महासागर, अरब महासागर आकर के दोनों वॉरशिप के सामने खड़ी हो गईं और आखिरकार पाकिस्तान की मदद के लिए आए अमेरिकी और ब्रिटिश युद्धपोतों को लौटना पड़ा। भारत जीता। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक भारत के कब्जे में आए। दुनिया की सबसे बड़ी जीत हिंदुस्तान ने दर्ज की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा किन मायनों में अहम रही है, अब जरा इसको समझते हैं। दोनों देशों के बीच का जो घोषणा पत्र है उसमें 70 पॉइंट्स हैं, लेकिन जोर जो है वो निवेश, कारोबार, सहयोग पर है। कहा यह जाता रहा कि SU-57 या S-400, S-500 इनकी तरह की ज़रूरतों से जुड़े हुए समझौते या करार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप देखिएगा, बहुत बड़ा लाव लश्कर रहा है और राष्ट्रपति जिस विमान से आते हैं उसको उड़ता हुआ क्रेमलिन कहते हैं और जो गाड़ी चलती है उसको किला कहते हैं। तो इतनी सुरक्षा रहती है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, और वो भारत में 2 दिनों के लिए रहे। दोनों देशों में 16 समझौते हुए और 4 घोषणाएं हुई। आज की तारीख में जो कारोबार है उस कारोबार को 2030 तक $100 अरब के आसपास पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और यह रूस के पक्ष में ज़्यादा रहता है। आज 65-67 अरब डॉलर का कारोबार है, उसको 2030 तक 67 अरब डॉलर ले जाना है, लेकिन उसमें 90% भारत इंपोर्ट करता है। भारत का सामान रूस 10% ही लेता है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने, दोनों नेताओं ने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा, और ये पाकिस्तान को सीधा मैसेज था कि यह जो टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, ये नहीं चलेगी और जब कभी भी ऐसा होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, उसका फन कुचला जाएगा। रूसी उद्योग के लिए भारत से जो ट्रेंड लोग हैं, स्किल्ड मैन पावर, उसको भेजा जाएगा। यानी कि रूस अपने यहाँ अपने उद्योगों के भीतर स्किल्ड मैन पावर भारत से लेगा, यानी कि रोज़गार पैदा होंगे और रूसी उद्योग के लिए भारत से जो कामगार जाएंगे, जाहिर है कि वहाँ की तरक्की में उनकी भूमिका होगी। तो कुल मिलाकर जो समझौते थे उनके ये सैलेंट फीचर्स हैं। जो एटॉमिक एनर्जी है उसमें भी भारत का रोल इम्पॉर्टेंट है। रूस से भारत एटॉमिक एनर्जी के लिए अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा और फ्यूल में, पावर सेक्टर में रूस का सहयोग रहेगा। यानी कि जो तेल की खरीद है भारत करता रहा है, भले ही अब नीचे आ गया है, लेकिन वो खरीद भारत रोकेगा नहीं, जारी रहेगा। इसके अलावा अब आप देखिएगा ज़रा कि यानी कि अमेरिका भारत के ऊपर पाबंदी लादता है 50% टैरिफ का, ये कहते हुए कि भाई तुम रूस से तेल क्यों खरीदते हो। पश्चिमी देश आज भी रूस से कारोबार करते हैं।
तुम अपने फ़ायदे के लिए रूस का हाथ छोड़ो मत, लेकिन हिंदुस्तान अपनी ज़रूरत की खातिर और किफ़ायत दाम पर तेल रूस से ख़रीदता है तो तुम कहते हो कि टैरिफ 50% लगाएंगे। रूस के साथ तुम्हारा रिश्ता क्यों है? और रूस अभी जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें सबसे बड़ा रोल तो तुम्हारा है, क्योंकि तुम पैसा दे रहे हो, उसकी रीढ़ सीधी कर रहे हो। लेकिन ये क्या करते हैं, ज़रा इनको देखिएगा। अमेरिका के जो परमाणु रिएक्टर्स हैं, जहाँ से एटॉमिक एनर्जी वो बनाता है, रूस से यूरेनियम खरीदता है और रूस को कहता है कि तुम्हारे ऊपर हम बम गिराएंगे, नेटो के तमाम देश तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, यूक्रेन पर हमला बंद कर दो। और जो यूरोपीय देश हैं जो अमेरिका के पीछे पीछे चलते हैं, वो एलएनजी और यूरेनियम, यह अपनी ज़रूरत की खातिर, तुम पावर क्राइसिस से जूझते हो तो रूस से मदद लोगे, रूस से ख़रीदोगे। हिंदुस्तान अपने ईंधन के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए रूस से दोस्ती निभाए तो बात खटक जाती है। ये जो दुनिया है अमेरिका और उसके साथी देशों की, जिसको हम पश्चिमी देश कहते हैं, कभी भी हिंदुस्तान के लिए भरोसेमंद नहीं रही है। समय समय पर कोई खरा उतरा है रूस। कैसे? अब ज़रा देखिएगा। अब आपको मैं एक टेबल दिखाना चाहता हूँ। इस टेबल से आपको अंदाज़ा होगा कि भारत के साथ रूस कहाँ कहाँ खड़ा रहा है। 1957 कश्मीर को लेकर के एक प्रस्ताव लाया गया, वो भारत के खिलाफ था और उस प्रस्ताव पर रूस ने वीटो किया। नतीजा ये है कि भारत की स्थिति तब सुरक्षित रही। 1962 फिर कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव पर रूस ने फिर वीटो किया और जनमत संग्रह का प्रस्ताव जो था वो गिर गया। यानी कश्मीर के भीतर जनमत संग्रह कराइए कि कश्मीर के लोग भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। रूस ने वीटो किया। गोवा, दिसंबर 1961 में गोवा में जब भारत की सेना घुसी गोवा की मुक्ति के लिए, तो यूनाइटेड नेशन से प्रस्ताव लाया गया कि यार वो पुर्तगालियों का गोवा है, पुर्तगालियों को मार करके हिंदुस्तान की फ़ौज ने निकाल दिया है, बाहर निकलिए, गोवा को फिर से पुर्तगालियों के हवाले कीजिए। वीटो किया रूस ने और गोवा मुक्त हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। 1971 जब हम पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के लिए युद्ध लड़ रहे थे, उस दौरान 3 बार प्रस्ताव लाया गया कि भारत अपना युद्ध रोके, अपनी फ़ौज को बाहर करे। जो स्थिति है वो बहाल रहनी चाहिए। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान 2 हिस्सों में है, कोई भी स्वतंत्र देश नहीं होना चाहिए। और 3 बार प्रस्ताव लाए गए, तीनों बार वीटो किया रूस ने और बांग्लादेश बना। भारत की सबसे बड़ी जीत दुनिया में, जो सैन्य जीत कही जाती है, वो नसीब हुई। और 1971 में हमारी और रूस के बीच में मित्रता की संधि हुई, मैत्री का, सहयोग का, और यह लगातार बढ़ता चला रहा है, जिसका जिक्र हमने किया। इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, तब सोवियत संघ हुआ करता था। 1991 के बाद से, 1991 के बाद से, जब वो सोवियत संघ बिखरा तो रूस उस सोवियत संघ का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है और भारत के साथ उस पुराने संबंध को वही लेकर के आगे बढ़ रहा है। समय के साथ साथ हिंदुस्तान की हैसियत बड़ी होती चली गई, वो ताकतवर देश के तौर पर दुनिया के सामने उभरा और इसी वक्त रूस को हिंदुस्तान की दोस्ती की ज़रूरत आन पड़ी। यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला कर दिया। नेटो के तमाम देश जो अमेरिका की अगुवाई में काम करते हैं, लड़ते हैं, उन्होंने पाबंदी रूस के ऊपर लगा दी। आर्थिक संकट से रूस जूझने लगा और इस समय हिंदुस्तान खड़ा हुआ। हिंदुस्तान ने कहा कि जो सप्लाई चेन है, किसी भी देश से आप कुछ भी खरीदना बंद कर दें, खास करके ऑयल, जब रूस से बहुत बड़ा वो प्रोड्यूसर है ऑयल का, उससे तेल की खरीद बंद हो जाती है तो क्राइसिस खड़ा होगा। हिंदुस्तान ने रूस के साथ तेल की खरीद अपनी बढ़ाई। 2% तेल वो बढ़ते 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 40% तक चला गया और भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादा तेल रूस से खरीदने लगा। पैसा रूस के पास जाता रहा, लेकिन किफ़ायती दाम पर भारत को मिल रहा था तेल, भारत को भी आर्थिक फ़ायदा होता रहा। अमेरिका समेत नेटो के तमाम देश रूस पर पाबंदी लगा बैठे। उस पाबंदी के चलते रूस लगातार गिरता चला गया, लेकिन हिंदुस्तान और चीन, इन 2 देशों के साथ उसके जो कारोबारी रिश्ते थे, उनके चलते उसकी तेल की बिक्री चलती रही, पैसा उसके ख़जाने में जाता रहा, वो अपनी जंग लड़ता रहा और आज भी वो रीढ़ से सीधा खड़ा है। और मुसीबत में अमेरिका और उसके जो बाकी देश हैं नेटो के, वो दिख रहे हैं।
तो यह जो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है रूस के साथ दोस्ती का ही नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 25% तो हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाते हैं, लेकिन 25% तुम्हारे ऊपर इसलिए लगाते हैं क्योंकि तुमने रूस के साथ दोस्ती निभाई। तेल खरीद रहे हो, बंद कर दो। तुम खरीदो तो ठीक, हम खरीदें तो गलत है, हम दोस्ती निभाएं तो गलत है, और तुम अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाओ तो सही है। नहीं चलेगा। हिंदुस्तान ने कहा कि तुमको जो करना है कर लो, कारोबार बंद हो जाए, हमको नुकसान हो जाए, लेकिन दोस्ती बनी रहनी चाहिए। और यह बात दोनों देशों के नेता बार बार कह रहे हैं। रूस के साथ आज भी भारत खड़ा है और तमाम बड़े समझौते आज दोनों नेताओं के बीच हुए, पुतिन और मोदी के साथ। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики Индии. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики. Конечно же, двусторонние... रूस ने हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया है, इस पर मैं फिर लौटता हूँ। आपको टेबल में मैंने दिखाया कैसे कश्मीर पर बार बार प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आते रहे और रूस के वीटो के जरिए वो गिरते रहे। हिंदुस्तान की स्थिति मजबूत होती रही। लेकिन जब 370 आया, भारत में विरोध चलता रहा 370 हटाया जाएगा कहा जाता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 कश्मीर से हटाया तो हड़कंप मच गया। पाकिस्तान चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसके साथ टर्की जैसा देश खड़ा तो हुआ, लेकिन दुनिया भर से भारत को समर्थन मिलना शुरू हुआ। रूस उसमें सबसे आगे था और रूस ने कहा कि फैसला संवैधानिक है और भारत का आंतरिक मामला, इसमें किसी और को दखल नहीं देना चाहिए। 370 बिल्कुल सही है। तो ये पहला देश था जिसने कश्मीर में हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसले पर भारत का साथ दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के कदम का रूस बार बार साथ देता रहा है। इतना भरोसेमंद दोस्त है। समय की आवाजाही के दौरान जो चीज़ें आती जाती रहती हैं उनको जोड़ करके आपके सामने रखता हूं ताकि अंदाज़ा हो रिश्तों का भी। 2019 में 370 हटा करके भारत ने क्रांतिकारी फैसला किया तो रूस ने दोस्ती निभाई, सबसे पहले उसका समर्थन करके। 1961 फिर आप वापस पीछे चलिए और क्या हुआ। गोवा जो हमारा राज्य है उसमें पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। अंग्रेज़ तो 1947 में चले गए, लेकिन पुर्तगाली गोवा में बने रहे और भारत की सरकार ने कहा कि ये हमारा अभिन्न हिस्सा है, यहाँ से पुर्तगालियों को जाना पड़ेगा। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन ऑन किया 1961 दिसंबर में। क्या हुआ ये कि गोवा मुक्ति के लिए जब ऑपरेशन विजय भारत की सेना ने चलाना शुरू किया तो गोवा के ऊपर कब्जा कर लिया, पुर्तगालियों को उसने खदेड़ दिया। पुर्तगाली उपनिवेश जो था गोवा, उससे वो मुक्त हुआ। तो गोवा, दमन दीव और पूरा का पूरा इलाका वहाँ से पुर्तगालियों का सुपड़ा साफ हुआ। लेकिन पुर्तगाल ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि हाय बाबा हमारा तो पूरा इलाका छीन लिया, हमको तो मार कर भगा दिया, कुछ कीजिए। तो वो जितने अमेरिका ब्रिटेन वाले सब देश हैं वो आ गए, फ्रांस भी था उसमें, कि भाई आप तो बाहर जाइए। भारत की सेना ने जो कब्जा किया है वो गलत है, गोवा मुक्ति नहीं है, आप पुर्तगालियों के हवाले कीजिए, आप बाहर निकलिए। रूस ने क्या किया, रूस ने वीटो लगा दिया। और वीटो जब भी कोई देश मेंबर कंट्री लगा देता है, जो परमानेंट मेंबर होता है सिक्योरिटी काउंसिल का, 5 ही हैं, तो वो प्रस्ताव गिर जाता है। तो प्रस्ताव गिर गया और गोवा भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो यह जो है यूनाइटेड नेशंस की कार्रवाई फिर हुई नहीं और गोवा की मुक्ति स्थायी हो गई। तो यह रूस उस समय काम आया। तो बांग्लादेश देश बन गया रूस, गोवा हमारा
अभिन्न हिस्सा है रूस। कश्मीर पर बार बार दुनिया मुंह की खाती रही रूस, लेकिन कहानी अभी और है। 1962 में चीन ने जब भारत के ऊपर हमला किया तो भारत को हार झेलनी पड़ी। चीन की सेना घुसी और खुद ब खुद बाहर चली गई, लेकिन भारत ने यह तय कर लिया कि अब वो अपने सैनिक साजो सामान, गोला बारूद और अपनी सैनिक ताकत को बढ़ाएगा, और उस समय साथ आया रूस। 1962 युद्ध के बाद रूस ने भारत की खुलकर मदद करनी शुरू कर दी। जो ज़रूरी गोला बारूद हथियार थे वो सब उसने बेचने शुरू किए। तो भारत को फॉक्सट्रॉट क्लास की सबमरीन, मिसाइल बोट, एंटी सबमरीन कॉर्वेट और मिग-21 ये लड़ाकू विमान जो हैं वो रूस ने बेचे और भारत ने ख़रीदे, और सैनिक ताकत हमारी या सैन्य ताकत बढ़ती चली गई। और जैसे 1971 का युद्ध हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत ने इन सब का इस्तेमाल किया। वो पहला युद्ध था हमारा जिसमें हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के बीच में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था, और पाकिस्तान ने दम तोड़ दिए थे 13 दिनों के भीतर ही। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने परमाणु टेस्ट किया, और यह साफ कहा गया कि भारत ने यह एटमी टेस्ट सिर्फ इसलिए किया है कि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। लेकिन अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने भारत के ऊपर पाबंदी लगा दी। उस पाबंदी से भारत मुश्किल में आ रहा था, और उस दौरान कोई खड़ा हुआ तो रूस ने प्रतिबंधों का विरोध किया और भारत का खुलकर समर्थन किया। रूस ने भारत को उन्नत परमाणु तकनीक और हथियार देने जारी रखे। तो भारत की उस समय की जो ज़रूरत थी उसकी भरपाई रूस ने की। कई देशों ने भारत को हथियार देने से मना कर दिया था, या फिर कुछ ऐसी शर्तें लगा रखी थीं जिनकी भरपाई या जिनको पूरा हिंदुस्तान नहीं कर सकता था। रूस ने उस समय सस्ते दाम पर बेहतरीन हथियार और बेहतरीन टेक्नोलॉजी दोनों हिंदुस्तान को दी। इस दाहिनी है बल्कि सुखोई 30, T-90 टैंक, ब्रह्मोस जो हम बना रहे हैं जो मिसाइल, वह भी रूस के साथ ही बना रहे हैं। T-90 टैंक रूसी टैंक है। सुखोई 30 MKI रूसी विमान है, जैसे मिग सीरीज़ के विमान मिग-21, मिग-29 और S-400 जो इस बार पाकिस्तान के खिलाफ जंग में एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम किया, कवच के तौर पर, वो भी रूस का ही है। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र रूस हिंदुस्तान को करता है कि ये Su MKI है, सुखोई 30 MKI, ये टेक्नोलॉजी आप ले लो, ये ब्रह्मोस है, ये टेक्नोलॉजी आप ले लो। तो जितनी भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसकी तकनीक वो हमें देता है और फिर हम खुद बनाते हैं। यह भरोसा है और यह संबंध है, यह दोस्ती हमारी रूस के साथ अमेरिका कभी नहीं करता है। राफेल देने के बाद भी फ्रांस ने नहीं किया, रूस करता है। भारत और रूस के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता भी बना है जिसको हम ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कहते हैं। यह जो सामान्य रास्ता है, आपके सामने नक्शा देख रहे हैं, जो सामान्य रास्ता है सुएज़ नहर से होकर के यूरोप को जाता है, और यह जो मलक्का स्ट्रेट से होकर के साउथ चाइना सी के नीचे होते हुए जापान होकर के और फिर व्लादिवोस्तोक यानी कि रूस पहुंचता है। 3000 नॉटिकल माइल छोटा है, 16 दिन कम पड़ते हैं, और यह बहुत ही सुरक्षित रास्ता है रूस और भारत का। और इस रास्ते से जब भारत रूस तक पहुंचता है तो फिर आगे या आर्कटिक तक वो रूस की मदद से पहुंच सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक नया करार है कि हम आपकी ज़मीन, आपके पोर्ट, आपके साधन संसाधन एक दूसरे के यहाँ रहते समय इस्तेमाल करेंगे। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट का एक्सचेंज जो है यह भी काम आएगा, और आर्कटिक के इलाके में हिंदुस्तान जाएगा। वहाँ बर्फ़ काटने वाली मशीनें जो रूस के पास बेइंतहा हैं, 40 से ज़्यादा, उनका इस्तेमाल करना सीखना भी भारत समझेगा। और उस इलाके से लेकर के और चेन्नई पोर्ट तक जो रास्ता बनता है दोनों देशों के बीच में, कारोबार को बढ़ाने में और रिश्तों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति पुतिन की भारत की यात्रा न सिर्फ दोनों देशों के बीच संबंध बल्कि दुनिया को मैसेज देने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। और रूस, भारत, इन दोनों के नज़दीक आने का मतलब ये है कि इस इलाके में चीन को संतुलित रखने
और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए रखने में भी यह दोस्ती बहुत काम आएगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। जय हिंद।